जय हिंद साथियों। आइए मित्रों, इस क्लास में हम चर्चा करते हैं भारतीय बैंकों के विकास के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय बैंकों के विकास के बारे में इस क्लास में चर्चा की जाएगी। साथियों देखिए, बैंक ये 18वीं और 19वीं शताब्दी की देन है। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बैंक विकसित हुए हैं। साथियों, इनके पहले यहाँ साहूकारों का राज था। लोग साहूकारों से पैसा लाते थे। साहूकार गुणित, 2 गुणित, 3 गुणित के हिसाब से ब्याज लिया करता था। कर्जदार मर जाता था लेकिन साहूकार का सूद और ब्याज कभी खत्म नहीं होता था। साथियों, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था डेवलपमेंट हुई अंग्रेजों के आने के बाद, और इस क्लास में हम उन्हीं बैंकों के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आइए हम इस क्लास में आपको बताना चाहेंगे कि 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई तथा कोलकाता में एजेंसी गृहों की स्थापना की। मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई तथा कोलकाता में एजेंसी गृह, एक तरह से एक ऐसा गृह बनाया जहां पैसे का लेन देन होता था। एजेंसी गृह उसको कहा गया। ये बैंकों के विकास के क्रम में प्रथम क्रम था, प्रथम सीढ़ी थी। साथियों, इसके बाद से बैंकों का डेवलपमेंट तेजी से होगा। 1870 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी, पॉइंट करेंगे, 1870 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। 1870 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की, यद्यपि यह संस्थान असफल हो गया। इसके बाद 1806 में, साथियों 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंकों की स्थापना हुई। साथियों ध्यान देंगे, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का गठन किया गया। और ये तीनों बैंक मित्रों एक तरह से एक बड़े बैंक थे। और उसके बाद 1921 में इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर मित्रों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे एसबीआई बना दिया गया। साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। ध्यान देंगे, आप फिर से समझेंगे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों को इकट्ठा करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। कब? 1921 में। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। साथियों आगे 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। और मित्रों 1894 में पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। ये 3 बड़े बैंक फिर बने। कब? 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक। आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारत का पहला भारतीय बैंक था। कौन? पीएनबी भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। आगे 1906। देखिए मित्रों, अब यहां से राष्ट्रवादियों का काम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अंग्रेजों की व्यवस्था थी। अब भारत में जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी आंदोलन था, इन लोगों में भी काफी धनाढ़ टाइप के कुछ राष्ट्रवादी थे। लोगों ने भी अपना बैंक बनाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के बैंक में इनको घाटा हो रहा था, तो लोगों ने एक प्रयास किया। उसमें देखिए 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मित्रों 1913 में बैंक ऑफ मैसूर। ये 4 बैंक बने। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर बनाया गया। मित्रों ये 3
4 बड़े बैंक थे जो राष्ट्रवादियों के कब्जे में थे, राष्ट्रवादियों द्वारा संचालित होते थे। 1930 में बना मित्रों। 1930 में वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसी बैठाई गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले एक भयानक आर्थिक महामंदी आई थी। अमेरिका से चलकर पूरे विश्व को प्रताड़ित किया था उस भयानक महामंदी ने। इसी महामंदी के बाद 1930 में क्या हुआ? 1930 में वैश्विक मंदी के बाद केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया और इसी की सिफारिश के आधार पर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया मित्रों। यानी केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश के आधार पर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया और यह 1935 में अपना कार्य करने लगी। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आगे आप ध्यान दें कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसको सशक्त रूप देने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सूचीबद्ध कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो अब ये सशक्त बैंक हो गई, एक मजबूत बैंक बन गई। आगे कारवां चलता रहा आजादी के बाद भी। आजादी के बाद और बैंकें, प्राइवेट बैंकें थी। तो पहली बार इंदिरा गांधी सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया मित्रों। 19 जुलाई 1969 को, ध्यान देंगे, 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इंदिरा गांधी सरकार ने। मित्रों, ये कहीं न कहीं से बैंक को एक मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम था। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान देंगे, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 में साथियों। तो इसके बाद से आगे अभी आपको चर्चा की जाएगी। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एक सशक्त बैंकिंग सिस्टम की स्थापना भारत में की गई और इन सब का सेंट्रल किसके हाथों में सौंपा गया? इन सब का केंद्र सौंपा गया आरबीआई के हाथों में साथियों। मित्रों, 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साथियों, 15 अप्रैल 1980 को जिन 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक और कारपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये 6 बड़े बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस तरह कुल 14 और 26 20 बैंक हो गए राष्ट्रीयकृत। लेकिन उसके बाद कुछ संशोधन 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया और फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 घटकर हो गई। मित्रों, अब आइए हम चर्चा करते हैं आरबीआई की, स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का बैंकों का बैंक, नोटों का निर्गमन करता, यूं कह लीजिए भारत की समस्त आर्थिक व्यवस्था का आधार कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम थोड़ा सा इनकी भी चर्चा कर लें इस क्लास में। देखिए साथियों, आरबीआई की जो स्थापना अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, 1 अप्रैल 1935 को ये आरबीआई अपना कार्य करने लगा। 1934 में इसका गठन हुआ था और 1935 में अपना कार्य करने लगा। किस तारीख? 1 अप्रैल 1935 से। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया साथियों। इसको जो है संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। और मित्रों, इसका जो प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय था है वो कहां पे है? मुंबई में है।
साथियों आगे हम आपको बताना चाहेंगे आरबीआई को हैंडल करने के लिए, आरबीआई को चलाने के लिए, आरबीआई को एक तरह से उसको एक आधार देने के लिए कुछ पदों की भी व्यवस्था की गई। एक गवर्नर मित्रों, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर के हाथों आरबीआई की कमान सौंपी गई। साथियों 4 स्थानीय बोर्ड भी बनाए गए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 स्थानीय बोर्ड बनाए गए। इन बोर्डों के माध्यम से इसके कार्य को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। साथियों आगे आपको बताना चाहेंगे कि जो है इसके 4 स्थानीय कार्यालय भी बनाए गए। एक मुख्य कार्यालय भी हमने आपसे बताया, आरबीआई का जो प्रधान कार्यालय है कहां पे है, मुंबई में है, लेकिन 4 अन्य कार्यालय भी हैं। वो कहां कहां है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और कोलकाता में। 4 इसके 4 ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचों के माध्यम से इसके कार्यों को बांट दिया गया, इसके वजन को कम करके शाखाओं को दे दिया गया ताकि और सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। अब हम चर्चा करते हैं आरबीआई के कार्य की। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या क्या है, इसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, बात समझती चली जाएगी। देखिए नोटों का निर्गमन करना मित्रों, 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए की नोट ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा नोटों का निर्गमन करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, और वो भारत सरकार को मुद्रा उपलब्ध कराता है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो उतना अदा करने का वचन देता है कि आप उतना हमारे पास सोना लाइए, इतना पैसा ले जाइए। हम पैसे, नोट तो खुद वही छापता है, इसलिए वो पैसा लेता नहीं, सोना लेता है, बदले में नोट देता है। उतना सोना आपका उसके पास रखा हुआ है, किसका, भारत सरकार का। और मित्रों 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नोटों का निर्गमन कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करता है। साथियों अब आगे आप सरकार का बैंकर। मित्रों आप अपना खाता आरबीआई में नहीं खुलवा सकते, क्यों, क्योंकि आरबीआई आपका बैंक नहीं है, ये सरकार का बैंक है, सरकार का बैंकर है, सरकार को ऋण देता है, सरकार से साख। अभी आपको आगे बताया जाएगा ये करता क्या है, धन प्राप्त करना और भुगतान करना, सरकार से पैसा लेना, सरकार को पैसा देना, ये किसका काम है, आरबीआई का काम है। आप सीधे आरबीआई से किसी भी तरीके से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आरबीआई किसका है, सरकार का बैंकर है। साथियों आगे बैंकों का बैंक, हमने कहा कि पूरे वित्तीय सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। मित्रों तो ये बैंकों का बैंक है। जो वाणिज्यिक बैंकें हमने चर्चा की, 19-20 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, इनका बैंक है वो, उनको मान्यता प्रदान, बैंकों को मान्यता प्रदान करना, बैंकों को ऋण प्रदान करना, बैंकों को की साख नियंत्रित करना, बैंकों का जो है पैसा जमा अपने पास रखना ताकि बैंक के भागे ना, तमाम तरह के एसएलआर, सीआरआर, ये सब तमाम चीजें होती हैं। इसकी किसी क्लास में समझा जाएगा। और बैंकों का बैंक देखिए करता क्या है, बैंकों को ऋण प्रदान करना, बैंकों का साख नियंत्रण करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। साथियों आगे विनिमय दर को स्थिर रखना। मित्रों देखिए विनिमय दर, ट्रांजैक्शन रेट, विनिमय दर को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। मित्रों कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी वस्तु सस्ती है, इसका एक्सचेंजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। आप सोने लोहे के बराबर तो तौल नहीं सकते, आप तांबे को वो सोने के बराबर तौल नहीं सकते, पीतल को सोने के बराबर नहीं तौल सकते। इसके लिए एक्सचेंजिंग रेट बनाने का काम, विनिमय दर को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, ये विनिमय दर को स्थिर रखने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। साख नियंत्रण, मित्रों कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, भारत के साख को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, आरबीआई का। ये क्रेडिट को साख करता है ताकि आपके देश की जो मौद्रिक सिस्टम है, मुद्रा प्रणाली है, इस पर किसी भी तरीके की आंच ना आए, इसका एक मान सम्मान हो, इसकी एक गरिमा हो, उसको साख को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। साथियों कृषि साख की व्यवस्था करना, कृषि साख पर नियंत्रण किसका होता है, आरबीआई का होता है। साथियों समाशोधन
गृह कार्य करना यानी मुद्रा का स्थानांतरण करना, एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसे को भी ट्रांसफर करने का काम कौन करता है मित्रों? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। औद्योगिक वित्त व्यवस्था, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना, औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम को ऋण प्रदान करने का काम कौन करता है? आरबीआई। औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम को ऋण प्रदान करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है साथियों। उसके बाद देखिए लास्ट में आरबीआई का एक बहुत बड़ा काम होता है, वो आंकड़ों को भी जारी करता है साथियों। कैसे आंकड़े? देखिए बीच बीच में क्या करता है, एक आरबीआई बीच बीच में सबकी औकात को नापते रहता है, आपकी क्या हैसियत है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर, सारे डिपार्टमेंट की। देखिए कैसे, मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि, औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़ों को एकत्रित करना और आंकड़ों को पब्लिक प्लेस पर लाने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। किसकी किसकी क्या स्थिति है, बैंकों की क्या स्थिति है, कृषि व्यवस्था की क्या स्थिति है, गरीबी, भुखमरी, इन सब पर तमाम कार्य किनका होता है? आरबीआई का होता है। आरबीआई अपना काम बीच बीच में करता रहता है। मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे इस क्लास के माध्यम से कि भारत की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जय हिंद साथियों।